नमस्कार, जोहार। मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नई दिशाएं में। इस कार्यक्रम में हम आपको कई व्यक्ति और संस्थान से मिलाते हैं जो हमारे झारखंड में या देश भर में किसी नए विषय पे काम कर रहे हों और हमारे देश को कई नई दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हों। जब आज के समय में हम थक कर घर आते हैं पूरे दिन के काम के बाद, तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसी कॉमेडी वीडियोस देखें या कुछ टीवी सीरीज़ देखें जिससे हमारा मन हल्का हो सके। और जब हम वो टीवी सीरीज़ देखने जाते हैं या फिर वो शो देखने जाते हैं, उसके थ्रू जब हम कॉमेडी के थ्रू एक सामाजिक जागरूकता हमें मिलती है उस शो से, तो उसका एक अलग आनंद होता है। उसके अलावा ये जो शोज़ होते हैं वो हमारे समाज के कुछ ऐसे विषयों पर बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसके लिए हमारे पास दिन भर तो समय नहीं होता है। हम उसके थ्रू जागरूक भी होते हैं और हम अपने घर परिवार वालों को भी जागरूक कर पाते हैं। हमारे बीच आज एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो अपनी राइटिंग और एक्टिंग से इस तरीके के मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं। वो जियो सिनेमा और प्राइम मिनी वीडियोस के लिए तो शोज़ लिखते ही हैं, साथ में वो अपना खुद का यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम के थ्रू भी झारखंड को एक प्लेटफॉर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो झारखंड के अलग अलग भाषा, कल्चर और लाइफस्टाइल के विषय में बात करते हैं और लोगों को बतलाते हैं कि हमारा झारखंड कितना खूबसूरत है। तो आइए साथ मिलकर स्वागत करते हैं सौरभ जी का। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। सौरभ जी, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि आप किस तरीके के शोज़ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं और आपकी ये जर्नी कैसी रही, कैसे आपने सोचा कि आपको इस फील्ड में जाना है? कैसे इस फील्ड में जाना है ये तो मतलब ग्रेजुएशन के दौरान सोचा, और अभी जो शुरू से ऐसे बताऊं कि अभी जो बना रहा हूँ मैं कॉमेडी वीडियोज़ ही बना रहा हूँ ज़्यादातर। तो कॉमेडी वीडियोज़ बनाने का मेन रीज़न ये है कि बजट थोड़ा कम रखता है इसमें, कि आपको कम इक्विपमेंट चाहिए, थोड़े मतलब मार धाड़ खून ब्लड कुछ नहीं चाहिए। तो ह्यूमर ऐसा है कि आप बातों में ह्यूमर निकाल सकते हैं, व्यंग कर सकते हैं, डार्क कॉमेडी है। तो अलग अलग थोड़ा यूट्यूब में काम करने का एक्सपीरियंस है जहाँ हमने ह्यूमर ही लिखा है, कॉमेडी ही लिखा 2-2.5 साल। रस्ट मीडिया करके प्रोडक्शन है उसके साथ। तो थोड़ा ह्यूमर में हाथ थोड़ा ठीक ठाक है। और घर में भी माहौल ऐसा था, थोड़ा गाँव में होता है ना, गाँव में पैदा हुआ तो गाँव में हास्य का माहौल ऐसे बचपन से रहता है, कटाक्ष मारना या व्यंग मारना तो थोड़ा खून में ही है वो, या माहौल में ही है। तो जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था सेंट कोलंबस कॉलेज से, तो उसी दौरान थोड़ा नाटक वगैरह भी होता था कॉलेज में। और जैसा शुरू में मैंने आपको बताया इस इंटरव्यू के पहले कि मेरे गांव में भी नाटक का माहौल था। मेरे दादाजी के जब वो जवान थे उन लोगों ने गांव में 5-5 दिन नौटंकी करना शुरू किया था। 5 दिन दिवाली में, 5 दिन रामनवमी में जी। तो नौटंकी करते थे। तो फिर मेरे पिताजी ने किया। नौटंकी एक शैली होती है नाटक की जिसमें सब गा के बहरे तबील है, चौपाया है, दोहा है, तो हर डायलॉग को ऐसे बोला जाता है। तो फिर जब हम छोटे थे तो 2001-2002 में एक नाटक हुआ था राजा हरिश्चंद्र। तो उस नाटक में हम उनके बेटे का रोल किए थे, रोहित का। तो वो पहला कुछ एक्सपीरियंस हमको याद आता है। उसके बाद ऐसे छोटे मोटे रोल स्कूल में, कॉलेज में, गांव में, ड्रामा में करते रहे जी। फिर कॉलेज में यूथ फेस्ट, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मैथ्स ले लिए ग्रेजुएशन में, लेकिन थोड़ा मन उधर ही था। जैसे क्लास में अब अंतराक्षरी चल रहा है, लेकिन मेरा ध्यान होता था कि अच्छा अगर हम इंडियन आइडल में गा रहे होंगे तो कितने लोग सुन रहे हैं, अगर मेरा मतलब क्या होगा रिस्पांस, कि जीत जाएंगे कि रनर अप रहेंगे। फालतू ख्याल ही चलते रहता था कि हमेशा टीवी पे आना है या कुछ ऐसा करना है जिसमें एंटरटेनमेंट हो जी। तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही महसूस हुआ कि नहीं कर पाएंगे। मैथ्स ले लिए थे क्योंकि पापा मैथ्स के टीचर हैं और मैथ्स में जैक बोर्ड में मेरा 87 आ गया था मैथ्स में। तो सब बोला कि ले लो तुम मैथ्स, फिर बीएड कर लेना, टीचर बन जाना। और उस समय उतना करियर अपॉर्चुनिटी, करियर को लेकर उतना हम कभी बहुत आगे का नहीं सोच पाते, अभी भी नहीं सोच पाते कि 5 साल, 10 साल, 4 साल। हम ज़्यादा 6 महीने, 1 साल के वर्क फ्रेम में ही सोचते। उस समय भी ऐसे ही सोच रहे थे। तो घर वाले लोग समझ गया कि ये नहीं पास हो पाएगा। हम बताने लगे कि डर लग रहा, नहीं ले पाएंगे हम। तो लोग बोले क्या करना चाहते हैं? हम बोले मास कॉम करेंगे, क्योंकि उसमें आयुष्मान खुराना एक एक्टर आया था जी। वो मास कॉम वीजे वगैरह वीडियो जॉकी था। तो ये सब करके हम बोले ये मास कॉम करेंगे। तो बाबू बोले ठीक है मास कॉम कर लो। फिर सोचा कि अब 1 साल पढ़ नहीं तो एग्ज़ाम दे के देखते हैं क्या दिक्कत है। एग्ज़ाम दिए तो अगल बगल के हेल्प से और खुद अपने थोड़ी मेहनत से पास आउट, मतलब पास हो गए हम फर्स्ट ईयर। तो फिर लगा कि कर लेते ग्रेजुएशन पूरा। और क्योंकि कॉलेज में तब तक पैरेलल थिएटर जहाँ मिमिक्री कर रहे थे और एक्टिंग कर रहे थे, उसमें लिख भी रहे थे हम लोग नाटक वगैरह, तो वो चलना शुरू हो गया था।
जी, तो वहीं से आपकी जर्नी की शुरुआत हो चुकी थी। एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपका गांव था वहाँ से आपको एक प्रेरणा मिली अपने गांव के नाटक और नुक्कड़ नाटकों को देखकर। पर यहाँ से जो आपकी जर्नी जियो सिनेमा या प्राइम वीडियो में लिखने की रही या यूट्यूब चैनल खोलने की रही, वो उसका सफ़र आपने कैसे तय किया? तो 16 में जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, एग्ज़ाम दिए और दिल्ली चले गए हम नाटक करने। तब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है दिल्ली में। जी जी। तो उसके लिए, और एक मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय है भोपाल में, तो उनके लिए नाटक के स्टूडेंट्स तैयारी करते। थोड़ा पता था इसके बारे में, कॉलेज में कुछ सीनियर थे मेरे, तो उन लोगों ने बताया था। तो देखें कि यहाँ तो 6 नाटक का एक्सपीरियंस चाहिए और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए। तो हालांकि ग्रेजुएशन करने का यही मेन खुशी था कि एनएसडी अप्लाई कर पाएंगे जी। 3 बार अप्लाई किए, नहीं हुआ। मेरे साथ वाले कई लोगों को हो गया, मतलब वहाँ भी थोड़ा कुछ फेवरिज्म का इशू है, यहाँ से जी नाम ही नहीं लेना चाहेंगे हम कुछ लोगों को, तो ऐसे ऐसे इशू थे, उसके वजह से नहीं हो पाया। बट वहाँ नाटक हम बहुत किए। वहाँ महेंद्र मेवाती करके 1995 के बैच के पास आउट हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, वो रहे रहीं भाग मिल्खा भाग में, जो फरहान के जीजा बने हैं, तो वो मेरे टीचर थे। उनके साथ हम 2.5-3 साल बहुत रगड़ के काम किया। ये सब आप दिल्ली में कर रहे थे? सब दिल्ली में मंडी हाउस में ये कर रहे थे। 2019 तक ये किया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। और थोड़ा क्या होता है ना कि अब जब रंगमंच करने लगे तो एक डिल्यूजन आता है मन में कि तुमको थिएटर ही करना है कि सिनेमा करना है जी, क्या मीडियम। उस समय सोशल मीडिया वगैरह इतना नहीं आया था, यूट्यूब आया था, टीवीएफ करके एक चैनल है, वो सब हम देख रहे थे जी। वर्ल्ड चेंज हो रहा था, नार्कोज करके सीरीज आ रहा था, नेटफ्लिक्स था बाहर, इंडिया के बाहर, ये सब हम देख रहे थे, चेंज समझ रहे थे। बट वो करेज नहीं आ रहा था कि बॉम्बे जाएं और फिर हम क्या करें, कोई लिंक तो है नहीं जी। बिल्कुल। और जो थिएटर से सीनियर जा रहे थे उनको देख रहे 6 महीने में लौट जा रहा है, कोई साल भर में लौट जा रहा है, तो एक डर भी पैदा होता है। कुछ एक लोग काम कर रहे थे मंडी हाउस से ही, कुछ लोगों को क्राइम पेट्रोल ये सब में काम मिल रहा था, तो दिख रहा था कि अगल बगल के लोग काम तो कर रहे हैं, यही लोग, ये हाड़ मांस यही है, सेम यही लोग कर रहे हैं जी। तो कॉन्फिडेंस था थोड़ा थोड़ा। बट लॉकडाउन लग गया तो थोड़ा सोचने का टाइम मिल गया। उस दौरान मेरा एक दोस्त है, RVCJ करके एक चैनल है जी। बिल्कुल। तो RVCJ में मेरा एक दोस्त राइटर था, शिवम शर्मा, वो मेरे साथ थिएटर में था, वो मेरे से पहले बॉम्बे चला गया था, उसको राइटिंग ही करनी थी। तो उसने कॉन्टैक्ट दिया, किसी बहाने बातचीत हुई, मेरे एक दोस्त को ब्रेन हेमरेज हो गया, तो हम क्राउड फंडिंग कर रहे थे जी। तो दौरान उससे बातचीत हुई, तो उसने एक TVF का एक कॉन्टैक्ट दे दिया कि ले इससे तू बात कर ले। तो फिर हम मैसेज किए कि ऐसे ऐसे है कुछ, मेरा ह्यूमर समझ रखते हैं, ह्यूमर की समझ है, आपके स्केचेस वगैरह देखते हैं, TVF के सारे जितने आते थे। तो उन लोगों ने सैंपल दिया कि कुछ लिख के दिखाओ। एक टॉपिक दिया उन्होंने, एक शो है भी डिज्नी हॉटस्टार पे, ट्यूशन के बाद। हाँ जी। तो उसको किसी और ने लिखा है, बट उसमें एक एपिसोड है, उसको लिखने के लिए उन लोगों ने सैंपल में दिया, वो लिखा मैंने जी। फिर 2-3 ऑब्जर्वेशन लिखा कि एक लिखा था कि गैंग्स ऑफ वसेपुर के कैरेक्टर्स अगर IPL की कमेंट्री करते तो कैसा करते। तो कुछ आइडियाज थे। और लॉकडाउन में कैसे भिखारियों को मेन प्रॉब्लम हुई, एक भिखारियों के इंस्टीट्यूट की बात थी कॉमेडी में, डार्क कॉमेडी में, कि एक मूर्खता की वैक्सीन बनाई थी। ऐसे ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ मैंने उनको पिच किया, उनको पसंद आया। तो 3 महीने के इंटर्नशिप पे उन लोगों ने बुला लिया मुंबई जी। मुंबई गया तो 3 महीने में फिर एक दिन सारे कंपनी के लोग बैठे हुए हैं, पहली बार मुंबई गया हूँ, अब काम है हाथ में, वहाँ एक्टिंग राइटिंग दोनों करना है, ऐसा कॉन्फिडेंस तो था। बट पहले दिन उन लोगों ने बोला कि कुछ ऑब्जर्वेशन सुनाओ अपना। तो एक सलून का ऑब्जर्वेशन था मेरे घर साइड, 2 सलून में नाई थे, सुदेश भाई और फ़हीम भाई, वो मेरे घर साइड ऐसे कैरेक्टर है, वो कुछ ना कुछ ऐसे अतरंगी बात करते, तो वही मैंने वहाँ नरेट कर दिया, उनको बहुत पसंद आया जी। फिर 3 महीने वहाँ काम किया और उनको बाकी काम भी पसंद आते गया, तो फिर उन्होंने परमानेंट कर लिया था मुझे। तो कुछ फिर यही, तो फिर आपने वहीं पे काम किया काफ़ी, और उसके बाद आगे उस प्रोडक्शन हाउस में 1.5-2 साल मैंने सीरीज़ में एक्टिंग की, राइटिंग की, अच्छे राइटर्स से उनसे सीखा भी, कई TVF के लोगों के साथ काम किया, तो उनसे बहुत कुछ सीखा कि जोक लैंड कैसे होता है, जैसे म्यूज़िक को अचानक रोक देना, यहाँ रोक देने से ये बात लैंड हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी। एडिटिंग में भी बैठा रहता था, एक कश्मीर के एडिटर थे हमारे टीम में, हिलाल मीर, वो पहले TVF में था, तो वो एडिट करते थे, तो बैठा रहता था साथ में कि क्या एडिट हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो थोड़ा बहुत सबसे थोड़ा सीख लिया। तो अभी अपनी वीडियोस बनाता हूँ इंस्टाग्राम में, तो लिखता भी खुद हूँ, एडिट भी खुद करता हूँ जी। और मतलब सब। तो फिर ये जर्नी जैसे आपकी हज़ारीबाग में आके कब रुकी, जब आप यहाँ आए और आपने अपने लिए कंटेंट बनाना शुरू किया, और अभी जो आप कंटेंट बना रहे हैं वो काफ़ी झारखंड के ऊपर फोकस्ड है, जिसमें आप हमारे लैंग्वेजेस की बात करते हैं। खोटा में आपने कमेंट्री करी थी अभी रिसेंटली, क्रिकेट कमेंट्री, तो उसके ऊपर आप वहाँ पे आप कैसे चले गए, ये सब बातें आप कैसे करने लगे? एक्चुअली सब दिल्ली यहाँ से शिफ्ट हुए थे, तो एक भाषा को लेके मन में, जैसे आप साहित्य पढ़ते हो तो थोड़ा लिटरेचर की तरफ झुकाव था मेरा। मैथ से ग्रेजुएशन कर रहे थे बस डिग्री के लिए, पढ़े उस समय हम मुंशी प्रेमचंद ही, निराला ही, यही सब थोड़ा बहुत,
जितना समझ पा रहे थे हम अपने हिसाब से, गुनाहों का देवता, जितने लिटरेचर थे आसपास, नाटक वगैरह, आषाढ़ का एक दिन, सब कुछ, क्योंकि माहौल थिएटर में बिल्कुल यही था, जिससे एक जागृति आई, थोड़ा एक सोचने की शक्ति मिली मेरे को कि क्या मतलब करना क्या है। ऐसे सब लोग तो करके जा चुके हैं, सब यही कर रहे हैं, ढाक के 3 पात वाली बात है कि जाके, क्योंकि मेरे पास हमेशा हम देखते थे कि हर किसी के पास इंडस्ट्री है, पंजाबी इंडस्ट्री है, बंगाली इंडस्ट्री है, और शुरू से यहाँ देखे कि फिल्म बन रही है, मतलब हमारे शहर हजारीबाग में बहुत फिल्में बनती, बट कहीं रिलीज नहीं होती, रांची में भी ऐसे बहुत लोग झोल झाल करने वाले लोग जी। तो वहाँ जब भी थिएटर कर रहे थे या मुंबई में भी काम कर रहे थे, तो हमेशा लोग मेरा मजाक उड़ाते थे किसी बात को लेके, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल होता था, मेरे पास जो एग्जाम्पल होता था मेरे गांव का होता था। बिल्कुल। क्योंकि उसके अलावा हम दुनिया ज़्यादा देखे, लेकिन समझे जो वो गांव ही समझे। जैसे हम नहीं लिख सकते साउथ बॉम्बे, हमको मालूम नहीं कल्चर क्या है साउथ बॉम्बे का, हम साउथ दिल्ली नहीं लिख सकते। अब दिल्ली में हम लक्ष्मी नगर रहे हैं, दिल्ली में हम थोड़ा नोएडा रहे, तो थोड़ा बहुत हम वहाँ का माहौल, वहाँ की चाय की टपरी में क्या बातचीत होती है, मेट्रो में क्या बात होता है, वो हमको पता है। बट हमको ये नहीं पता कि साउथ दिल्ली के लोग क्या खाते हैं, कहाँ बाल कटवाते हैं, क्या मैनिक्योर करवाते हैं, कैसे, ये सब हमको नहीं पता। हमको पता है गांव का, और वो लैंग्वेज की ओरिजिनलिटी के साथ ही बचेगा। कि जैसे मलयालम फिल्में, कन्नड़ फिल्में, तमिल फिल्में, वो ज़्यादा इंस्पायर करते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज के साथ, अपने कल्चर के साथ रूटेड हैं। और कंतारा जैसी फिल्म बनती है और 800 करोड़ कमा जाती है जी। तो वो फिल्म मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसा था कि बॉम्बे में एक सीरीज़ कर रहे थे हम जियो सिनेमा के लिए। एक्चुअली मेरी ही कहानी थी, वो समहाउ किसी और ने लिखी, तो उसमें कंपनसेशन में एक रोल था मेरे पास, संजय मिश्रा के साथ था रोल, और 5 एपिसोड में थे ठीक ठाक हम। बट डायरेक्टर से कुछ जमा नहीं, क्योंकि डायरेक्टर दिल्ली का है और उसने बिहार लिखा है, भागलपुर, और डायलॉग है बिल्कुल, अब तुम तो भौकाल हो, तुम्हारा चौचक, मतलब जो यूपी वाला चीज़ है। यूपी वाले हाँ, लोग बिहार के साथ जो गलती करते हैं, जो झारखंड के साथ भी करते हैं। एक फिर फिल्म थी व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर, गौरव आदर्श है। तो गौरव आदर्श ने धनबाद में उसकी दादी से जहाँ वो मिलता है, उसकी दादी बिल्कुल हिंदी बोल रही, वो हिंदी जो धनबाद में कोई नहीं बोलता। तो वो फेकनेस दिखती है। अगर आप जानते हो कि रांची में लोग कैसे बोलते हैं और रांची का सीन दिख रहा है जहाँ कोई नहीं बोल रहा रांची की तरह, तो बहुत फेक लगता है। बिल्कुल, हाँ, वो ओरिजिनलिटी निकल कर नहीं आती बिल्कुल, है। बिल्कुल। जो अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जो पहले का सिनेमा था, वो हमारे झारखंड बिहार की ओरिजिनलिटी तो बिल्कुल नहीं दिखा पा रहा था। वो कॉमेडी के सेंस में लिया जाता था, रिप्रेजेंटेशन के तौर पे दिखाया जाता था, पर उससे रिलेट नहीं कर पाते थे ऑडियंस कभी भी। हमेशा होता है ना, देखेंगे आपकी कोई कैरेक्टर है जो फनी इंजीनियर है, तो उसको दिखा देंगे वो कहाँ से पढ़ा है, तो झारखंड से या बिहार से, छपरा से। हाँ, तो हमारी इमेज ऐसी ही रही है। या फिर वो कोई शाई इंट्रोवर्ट टाइप का इंजीनियर है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हाँ, एक क्लीशे कैरेक्टर बनाना, वो बिल्कुल रहता है। कि जैसे कि पंचायत का एक ऑडिशन दिए थे हम 3 का, तो उसमें एक तो दलित कैरेक्टर था, तो बिल्कुल मेरे को कह रहे कि तुम्हें ऐसे ब्लैक रहना है। पर हम बोले ऐसा नहीं है, मेरे जैसे भी लोग होते हैं, मेरे गांव में ही हैं। हाँ, आप थोड़ी शक्ल देख के बता सकते हो कौन दलित है, कौन जनरल है, कौन क्या है। बिल्कुल। बट ऐसे स्टीरियोटाइप हर जगह पे है और हर जगह पे होता है, तो हाँ, ये झारखंड को लेके भी है जी। तो आई थिंक आपने अभी पिछले कुछ सालों में ये चीज़ हुई है कि एक सोशल मीडिया के आने की वजह से बहुत ज़्यादा ये देखा है मैंने कि एक रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हुआ है। जैसे आपके चैनल की बात करें तो आपने ओरिजिनलिटी दिखानी शुरू करी है, आप अपने दादी को फीचर करते हो, अपने गांव के लोगों को फीचर करते हो अपने वीडियोस में, तो वो जो रियलिटी है वो दिखती है, वो फेकनेस नहीं है जो आप कह रहे थे कि एक फेकनेस लोग लाने की कोशिश करते हैं, स्टीरियोटाइप में फिट करने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे झारखंड से ही ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी ऊपर बैठे हैं, शायद वो साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली में रह रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी गांव में रह रहे हैं, गांव से जुड़े हैं। तो ये बता पाना कि वो दोनों झारखंड से हैं, ये मुश्किल हो जाता है। तो लोग उनको स्टीरियोटाइप करने की कोशिश करते हैं, एक बॉक्स में फिट करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल है, जिस ऑफिस में हम गए थे रस्क मीडिया में काम करने, वहाँ एक मेरी दोस्त थी, उनका नाम नहीं लूँगा, अभी वो दोस्त बन गई। तो वो किसी को नहीं बताती थी वो झारखंड से हैं, वो पहले बताती थी वो कलकत्ता से हैं। हम गए, हम पहले ही दिन बताएं कि यहाँ से, और बिहार के एक विभू नंदन सिंह करके एक राइटर है, अभी डिजिटल कमेंट्री करके एक चैनल है, होस्ट करते हैं वो जी। तो वो बिहार से, तो उन लोगों से थोड़ा हम लोग बिहारी में भी बात कर लेते थे। तो कुछ ऐसा भी बोल लिया कि अरे क्या समझ रहे हैं जी, आप ही सबसे ज़्यादा तेज हैं, कुछ ऐसा बात कर ली। तो धीरे धीरे वो जो लड़की हमारी दोस्त, वो थोड़ा खुलना शुरू हुई। फिर उसने बताया कि वो रांची से है, धीरे धीरे बताई वो हजारीबाग से। तो ऐसे कई बार होता है कि लोग नहीं बताते हैं, और वो उसी बॉक्स से बचने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अप मार्केट कर लिया, रोज जिम जा रहे हैं जी। वो एक अलग लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। बिल्कुल, वो लाइफस्टाइल झारखंड का कोई इंसान जी रहा हो ये लोग नहीं मान पाएंगे, इसलिए वो एक फेकनेस केयर करते हैं। वो बहुत
मतलब मेरे लिए पर्सनली बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो आपने जब ये 2-3 सीरीज़ लिखी है, सरकारी कार्यालय जो मैंने देखा, और प्राइम वीडियोज़ पे वायरल जोड़ी करके एक मैंने, हाँ राइट, द ग्रेट इंडियन मैरिज, ये भी आपने शायद लिखा है। हाँ राइट। तो उसमें आपको ये आइडिया कैसे आया कि मुझे सामाजिक मुद्दों पे इसके थ्रू बात करनी है, कॉमेडी के थ्रू सामाजिक मुद्दों को बाहर लेकर आना है? क्योंकि बाकी अगर आप किसी तरीके से बात करेंगे तो लोग मारेंगे। हास्य ही एक जरिया है। अभी हास्य कहना भी थोड़ा मुश्किल, जैसे कि लोग समझ नहीं पाते, हर किसी के लिए हास्य की अलग परिभाषा। कोई केले के छिलके पे फिसल जाए उसके लिए वो तकलीफ है, लेकिन आपको मजा आ रहा है कि उस तरह का ह्यूमर है। एक पंचायत वाला ह्यूमर है जो स्लाइस ऑफ लाइफ है, कि हम और आप एक बातचीत कर रहे हैं, सिचुएशन ही ऐसी है या बातचीत ही ऐसी है, मुरब्बा पे बात कर रहे हैं हम लोग, इस गुलदस्ते पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो बहुत तरीके के ह्यूमर हैं, पॉलिटिकल ह्यूमर हैं, कंपैरिजन वाला ह्यूमर है कि ये गुलदस्ता देख के ऐसा लगता है मानो XYZ जी। तो वो बहुत इजी और बहुत कटाक्ष करने के तरीके में बहुत आसानी से कह सकते हैं हम बात, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि एक बजट कम आता है और हर इंसान समझ सकता है। हास्य ऐसा चीज़ है जिसको आप हर तबके को, हर किसी को, देखिए भागम भाग, हेरा फेरी के क्लिप्स आज भी यूज़ करते हैं लोग। भूल गए लोग कि क्या उस समय रन फिल्म आई थी या बहुत सारी फिल्में आई थी, एक्शन फिल्में। तो वो जैसे गंगा जल का भी मीम यूज होता है कि सर बहुत ब्लंडर हो गया, एकदम भारी मिस्टेक हो गया। तो वो भी बहुत ह्यूमरस सीन है, क्योंकि वो ह्यूमर है, वो किसी की ट्रेजेडी, बट लोग हंसते हैं, उसे मजा आता है अजय देवगन के आगे जब वो कैरेक्टर फंसता है। तो इसलिए हास्य मेरे को ज़्यादा ऐसे अट्रैक्टिव लगता है जी। तो हास्य के थ्रू आपने बहुत सारी चीज़ें, मुद्दों को सामने लाने की कोशिश करी है, और आज जब अभी हज़ारीबाग में आप बैठते हैं तो अपने कल्चर को, लाइफस्टाइल को भी सामने लाने की कोशिश करते हैं, रहन सहन दिखाते हैं कि हज़ारीबाग में लोग कैसे रह रहे हैं। उसमें आपको क्या रिस्पांस मिलता है, क्या लोग रिलेट कर पाते हैं? जो लोग खास करके झारखंड के बाहर से हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है? जैसे दो तरह के लोग, एक तो जो झारखंड के हैं और वो बाहर रह रहे हैं, जैसे उस तरह में मुझे स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, बहुत सारे विदेशियों के भी मैसेज आ जाते हैं NRIs के जो झारखंड के हैं। बाकी जो मेरे दोस्त हैं जो लैंग्वेज नहीं समझते, उनके लिए मैं तो सब टाइटल्स भी लिख देता हूँ खोटा में जब बनाता हूँ वीडियो। तो लोगों को अच्छा ही लगता है कि कोई भी, अगर आप सही रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, कुछ वैसा गलत नहीं कर रहे हो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे को जितने लोग जैसे कि TVF के बड़े एक्टर्स हैं जो फॉलो करके रखते हैं, मैं तो बीच में चेक भी करता हूँ कि इन लोगों ने अनफॉलो तो नहीं कर दिया, देख के कि कंटेंट ऐसा क्या ही बना रहा है ये जी। तो नहीं देखता हूँ कि उनके लाइक्स भी आ रहे हैं, वो देख भी रहे, कोई पर्सनल मैसेज भी कर रहा है कि अच्छा कर रहा है, अभी तू करता रहे, रुक मत। तो सबका रिस्पांस अच्छा है। आपकी बाकी लोगों की लाइफ पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटा प्रभाव ये है कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो खोटा में बनाने लगे ये। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन मेरे कई दोस्तों का है, मेरा भी है, कि लोगों को एक करेज आ गया कि वो अपनी लैंग्वेज में बोल के बना सकते हैं जी। इसलिए खोटा कमेंट्री की जो आपने बात की थी, क्योंकि हिंदी कमेंट्री हमने सुना है और करते थे लोग, लेकिन जिस दिन मैंने खोटा कमेंट्री किया, अभी भी मेरे घर के साथ टूर्नामेंट चल रहा है और लोग मुझे बुला रहे हैं कि यही आगे करेगा, क्योंकि हिंदी में वो चीज़ तो है, बिल्कुल है, लेकिन जैसे जो लोग जनमानस, जैसे लालू यादव बहुत बड़ी पर्सनालिटी, उनको मालूम था कि लोगों को कैसे जोड़ना है। ऐसा नहीं कि उसको हिंदी अच्छी, माफ़ कीजिए, उनको हिंदी अच्छी नहीं बोलनी आती, या वो चाहते तो नहीं बोल सकते थे, वो एक से एक मेंटर और रख सकते थे अपने, क्या कहते हैं, ग्रूमिंग के लिए, और अच्छी हिंदी बोलने लगते, बहुत लोग रखते। बट वो जो चीज़ है जो आपकी सच्चाई है, वो आप कहाँ तक छुपा लोगे, क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में आप छुपा भी लोग, फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं लोग। आप सुसाइड के भी किस्से सुनते हैं, हमारे शहर से भी कई लोग जाते हैं जो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ काम मिलने तक अपने आप को बचाए रखना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत फेकनेस भी कैरी करना, आपको अलग पार्टीज़ में जाना है, लोगों को अलग तरीके से थोड़ा बोलना, बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि आप झारखंड से हो, थोड़ा डायलेक्ट चेंज कर लेना है, ऐसा कुछ, तो ऐसा करते हैं बिल्कुल। हाँ, तो आपने सही बोला ये कि कई बार जब आप छोटे शहरों से बड़े शहर जाते हैं तो ये एक लोगों का वहाँ का नज़रिया भी होता है जो आपको शायद डरा देता है कि आप उस तरीके से अपने आप को दिखा नहीं पाते हैं जो आप हैं। तो ये बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है, पर कुछ आप जैसे लोग भी होते हैं जो अपनी ओरिजिनलिटी नहीं भूलते हैं। और जब आप आज के समय पे खोटा भाषा, जो बहुत कम लोग बोलते हैं, मैं मानती हूँ कि जब तक आप हज़ारीबाग नहीं जाइएगा आपको बाहर ऐसे भाषा में बात करते हुए लोग मिलेंगे नहीं। तो आप उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में ही आप अपने गांव के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा काम है जो आपके गांव में नहीं हुआ है, उसको फीचर कर रहे हैं आप अपने वीडियोस में, जिस पे आपको व्यूज़ काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, मतलब आपके मिलियन में व्यूज़ होते हैं कॉन्स्टेंटली, कि कोई भी वीडियो आपने निकाला, क्योंकि वो हास्य के माध्यम से कहा जा रहा है तो लोग उसे देखते हैं। और आपने जैसे बताया कि आसपास जो लोग हैं वो भी खोटा भाषा में वीडियोस बनाने लगे हैं, और एक लैंग्वेज खो गई थी कहीं पे। झारखंड में कई ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो खो गए हैं, भाषा को लोग दिखा नहीं पा रहे हैं।
बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जो इस विषय पर काम कर रहे हैं कि झारखंड के क्या ऐसे लैंग्वेजेस थे जो खो चुके हैं, हम उसको कहाँ से निकाल कर लाएं, पर उसके ऊपर कोई लिटरेचर नहीं है, कोई किताब नहीं लिखी गई, कोई बोलने वाला नहीं बचा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा काम है कि आप लैंग्वेज प्रिजर्व कर रहे हैं अपने आप में, जो हमारे जो एरिया है उसको एक बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन भी देता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो आप पिछले कुछ समय से कर रहे हैं वो काफ़ी खूबसूरत है, पर अब आप आगे जाके क्या प्लान करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप हज़ारीबाग में रहना चाहते हैं उसको, या फिर एक बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं? देखिए, दिली इच्छा तो यही है कि हम जैसे बाहर भी रहते थे तो मेरी माँ भी हमेशा कहती थी कि तुम ऐसा काम ही उठा लिया कि तुमको बाहर जाना ही पड़ेगा जी। और सही कहें तो बाहर हमको मन लगता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब काम था नहीं, हम प्रोडक्शन हाउस में बाकायदा जॉब कर रहे थे, छोड़ छाड़ के हम आगे थोड़ा, क्योंकि करना था हमको यहाँ। और जैसे कि ये है कि 4-5 फिल्में अब ऐसा है कि जैसे कि फिल्म ही बनाए तो 4-5 फिल्म ही बनाएंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम करने का इच्छा है, कम करे बट बेहतर करे। जैसे सीरीज़ वगैरह लिख के रखी है हमने अपनी लैंग्वेज में, बट प्रोड्यूसर नहीं है और हम नहीं चाहते कि किसी को भी प्रोड्यूसर बना ले जिसको पता ही ना हो इस फील्ड का। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे इसलिए काम किया जा रहा है ज़्यादा कि थोड़े सोर्स ऑफ इनकम आए, लोगों के बीच ट्रस्ट पैदा कर सके, ताकि लोग इन्वेस्ट करें तो हम थोड़े बड़े काम कर सकें। खोटा में सीरीज़ बनाए, स्केचेस बनाए, और वो तो बाई प्रोडक्ट है कि आप अपने लिए एक अच्छा काम करोगे, वो समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए अच्छा होता ही जाता है। जी बिल्कुल। जो आज के हमारे झारखंड के यूथ हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि वो अपना करियर इस फील्ड में कैसे बना सकते हैं? अगर इंटरेस्टेड हैं तो क्या कोई ऐसी बात है जो उन्हें अपने मन में रखनी चाहिए, कोई मोरल वैल्यूज़ जो साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है? देखिए, झारखंड के युवा तो अभी बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं काम, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो मेरे से ज़्यादा, जिनके फॉलोअर्स हैं उनके मेरे से ज़्यादा रीच आ रहे हैं। बट अगर आप इसको मतलब ज़्यादा बड़ा फ्रेम में देखेंगे तो ये अभी इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। कल हो कि इंस्टाग्राम बंद तो आपका करियर बंद, जी ठीक है, यूट्यूब बंद तो आपका करियर बंद। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, जैसे थिएटर सबसे ओल्डेस्ट मीडियम है, अभी भी बहुत सारे सिंगर हैं जो स्टूडियो में गा लेते हैं, लाइव नहीं गा पाते। तो सेम मेरे को ऐसा है कि मेरे पास ऐसा आर्ट है, या आप सबको मतलब जो भी हुआ है उनको अपने आर्ट पे इतना काम करना चाहिए कि वो किसी ऐसे चीज़ के लिए डिपेंडेंट ना रहे। कि अगर आप एक्टिंग कर सकते हैं तो अपने 4 दोस्त को बुलाइए, अगर आपको एक्टिंग करना, वो 4 दोस्त देखेंगे। जैसे बहुत लोग मैसेज करते हैं कि एक्टिंग करना है, क्या करें? तो अभी तो इंटरनेट है, नहीं है तो आपके 4-5 दोस्त हैं, आप कुछ पेज में लिखिए, एक तैयार कीजिए, उनको दिखाइए परफॉर्म करके। क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपने आसपास के लोगों को कन्विंस करना होगा कि आप एक्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मेरा एक दोस्त है विशाल, वो सबसे पहले सरफरोश का एक डायलॉग देके उसने मेरा ऑडिशन लिया था। जब उसको पहली बार मैं अपने दिल की इच्छा जाहिर की थी क्लास 9-10 में कि हम एक्टिंग करेंगे ऐसा कुछ, तो बोला ये वाला करके दिखाओ। तो उसके आगे किए पहले हम उसको जीते जी। वो हमको बताया भी क्या क्या करना और क्या बेहतर हो सकता था, उसकी बात हम सुने भी। बट वो जो करे जाया उसके अपलिफ्टमेंट से, उसके हौसला बढ़ाने से, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपको पहले अपने आसपास कुछ लोगों को जगाना होगा, कि बिलीव दिलाना होगा कि हम ये कर सकते हैं जी। और लोग कर भी रहे काम, आप अपनी लैंग्वेज में करें या हिंदी में करें या जिस तरीके से करें। और ऐसा है कि बहुत लोगों को वायरल होने का ऐसे बहुत एक मतलब क्या बोलते हैं, बहुत जल्दबाजी रहती है। बहुत लोग मिलते हैं कि हम स्केच कर रहे हैं भैया, स्केचिंग वीडियो बना रहे हैं, पर मिलियन नहीं जा रहा है। हाँ, तो अभी मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने 15-16 साल स्केचेस बनाए हैं या पेंटिंग्स बनाई है, तो उनका मैंने काम देखा हुआ है। फिर किसी न्यू कमर का देखता हूँ जो 6 महीने में शुरू किया इंस्टाग्राम पे, उसको चाह रहा है कि मिलियन हो जाए। तो ये मुश्किल है, जब तक आपको अपने आर्ट, अपने क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा मतलब प्रकांड और विद्वान तो प्रोसेस है कि आप चलते चलते सीखेंगे, बट इतना कमांड तो होना चाहिए कि आपको समझ आए कि कोई आप गलत क्या कर रहे हैं, या कोई गलती समझाए तो आपको समझ आए कि आप ये अच्छा ये गलती हो गई। ये ना हो कि आपको लगे कि आप सब जान गए हैं, सब कर लिया है, और ये पॉपुलैरिटी बहुत मतलब लीस्ट चीज़ है। अगर आप अच्छे हैं तो आप आज नहीं कल पॉपुलर हो जाएंगे, बहुत लीस्ट चीज़ है। एक आखिरी सवाल है मेरे पास आपके लिए, अगर आप इसको छोटे में जवाब दे पाएँ इसका, तो जब सामाजिक मुद्दों की बात होती है और आप यूथ को जब बोल रहे हैं कि वो कोशिश करते रहें, तो कितना ज़रूरी होता है उन सामाजिक मुद्दों को पार्ट बनाना अपने प्ले का और उसको डिलीवर करना, लोगों को बतलाना, अवेयर करना, क्योंकि सब ये काम नहीं कर रहे हैं ऑनेस्टली, बहुत कम लोग हैं जो ये कर पा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या मैसेज है, वो ये कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो भी आर्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके आईक्यू को दिखाता है। आपकी बौद्धिक क्षमता जो है, आप उसी तरह के आर्ट को कंज्यूम करेंगे जी। तो ये ज़रूरी है कि आप कुछ वैल्यू हो, कुछ बात हो आपके आर्ट में, आपके कहने में, तभी वो लॉन्ग लास्ट करेगा जी।
तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है जब हम कोई लॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँ उसमें। तो सौरभ जी, आपने बहुत कुछ आज हमें बतलाया कि किस प्रकार कल्चर को प्रिजर्व करना, अपने रहन सहन को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है और अपने जो रूट्स हैं उनको भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए। और आप जो इस झारखंड प्रदेश को एक नई दिशा में लेकर चले हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने ऑडियंस से भी अब विदा लेना चाहूँगी। अब हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।